आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम इतिहास के अंतर्गत देखेंगे भारत के वायसराय कि भारत के वायसराय कौन कौन हुए, उनका कार्यकाल क्या था और उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के वायसराय के पद का सृजन कहाँ से हुआ, यानी कि इस पद का निर्माण कहाँ से हुआ। तो 1858 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत का वायसराय होगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के वायसराय का पद कहाँ से सृजन हुआ, तो 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन वायसराय हुए और उनका कार्यकाल क्या था और उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो 1858 से 1947 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में हुई वो सभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे। और आज हम पार्ट 1 में 6 वायसराय कवर करेंगे, बाकी के वायसराय अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में सभी वायसराय को अगर हम कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है जिनमें हिस्ट्री आती है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारत के वायसराय टॉपिक लिखा हुआ है और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1858 से 1862 था। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि जो 1858 का चार्टर एक्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी भारत का गवर्नर जनरल ही भारत का वायसराय होगा। तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के विषय में हम और बातें जानेंगे कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ, 1856 में, या विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। उसके बाद 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1857 में, किसके कार्यकाल में हुई, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। और लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में 1861 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय के भी स्थापना हुई। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना कब हुई, 1861 में, किसके कार्यकाल में हुई, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। जो आईपीसी की धाराएं इस टाइम चलती हैं ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सृजित हुई थी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही इनकी स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लॉरेंस कि भारत का दूसरा वायसराय कौन हुआ। तो लॉरेंस भारत का द्वितीय वायसराय था और इसका कार्यकाल 1862 से 1869 था। इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि अकाल आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 1862 से 1869 के बीच में लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ, क्योंकि लॉरेंस के कार्यकाल में उड़ीसा, उसके बाद बुंदेलखंड और राजपुताना क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। इसलिए लॉरेंस ने कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अकाल आयोग का गठन क्यों हुआ, क्योंकि अकाल पड़ गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ, कैंपबेल की अध्यक्षता में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड मेयो को, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं सिर्फ उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और इसको
याद भी कर लेंगे। तो लॉर्ड मेयो को देखेंगे कि इनका क्या कार्यकाल रहा, तो 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय रहा। और 1872 में भारत में पहली बार अव्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1872 में पहली बार अव्यवस्थित जनगणना किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने कराई। या अव्यवस्थित जनगणना सबसे पहले भारत में कब हुई? 1872 में हुई। या सिर्फ पूछ लिया जाए कि सिर्फ जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। उसके बाद देखेंगे कि 1872 में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कराई। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। उसके बाद देखेंगे कि भारत में लॉर्ड मेयो को कृषि का पिता कहा गया। भारत में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कराई थी, इसलिए भारत में लॉर्ड मेयो को कृषि का पिता कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि भारत में कृषि का पिता किसे कहा गया, तो लॉर्ड मेयो को भारत में कृषि का पिता कहा गया, क्योंकि लॉर्ड मेयो ने भारत में कृषि विभाग की स्थापना कराई थी। उसके बाद देख लेंगे हम कि 1872 में 2 कॉलेज की स्थापना हुई, मेयो कॉलेज जो कि राजस्थान में और राजकोट कॉलेज जो कि गुजरात में। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किन 2 कॉलेजों की स्थापना हुई? तो पहला मेयो कॉलेज जो कि राजस्थान के अजमेर में है, और दूसरा राजकोट कॉलेज जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद हम नॉर्थ ब्रूक को देख लेंगे। नॉर्थ ब्रूक का कार्यकाल 1872 से 1876 था, और नॉर्थ ब्रूक के कार्यकाल में 1875 में अलीगढ़ में सर अय्यद अहमद द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर अय्यद अहमद द्वारा किस स्कूल की स्थापना हुई? तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। कहाँ हुई? अलीगढ़ में हुई। किसके द्वारा हुई? तो सर अय्यद अहमद द्वारा हुई। किसके कार्यकाल में हुई? तो नॉर्थ ब्रूक के कार्यकाल में हुई। और इस मुस्लिम ओरिएंटेड एंगल स्कूल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है कि यही ओरिएंटल स्कूल 1878 में कॉलेज में परिवर्तित हो गया, और फिर यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। तो अगर देखा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव कहाँ से पड़ी, तो ये नॉर्थ ब्रूक के कार्यकाल में ही पड़ी, क्योंकि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल पहले कॉलेज में परिवर्तित हुआ, फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन बने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1920 में। और इसकी नींव कहाँ से पड़ी? तो ये नॉर्थ ब्रूक के कार्यकाल में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही पहले कॉलेज में परिवर्तित हुआ, फिर यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। उसके बाद हम देख लेंगे अब लॉर्ड लिटन को कि लॉर्ड लिटन का क्या कार्यकाल था। तो 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय रहा। तो सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय ने की? तो लॉर्ड लिटन ने। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? तो 19 वर्ष। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारत के सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। किस लिए आया? क्योंकि भारत के सभी समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे भारत के समाचार पत्रों में जो था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बातें लिखी जाती थी, यानी कि जो उनकी काली करतूतें थीं वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती थीं, जिससे देश के सभी वर्ग, देश के सभी युवा इसको पढ़ सकें। तो इसी के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत के सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 था और लॉर्ड रिपन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते भी रहते हैं क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए कुछ अच्छे भी कार्य किए, यानी कि भारत के सुधार के लिए कुछ काम किए, इसलिए लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। 1881 में भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कराई। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई? 1881 में। किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। और यही जनगणना आज भी प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, क्योंकि 1881 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर एक में यानी कि 1901 में हुई, यही चलते चलते 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में अब होगी। यानी कि ये लगातार क्रम चलता चला आ रहा है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। उसके बाद 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया, यानी कि जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था उसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीयों को समाचार पत्र प्रकाशित करने का पुनः आदेश मिल गया, यानी कि समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए वो स्वतंत्र हो गए। तो ये बात आप याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब समाप्त किया गया? 1882 में। उसके बाद 1882 में प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1882 में। किसके कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। और ये क्यों हुआ था? तो प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए। तो डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो प्राथमिक शिक्षा की सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। और लॉर्ड रिपन ने 1881 में एक अधिनियम जारी किया था कि जिसमें 7 वर्ष से कम आयु रखने वाले बालक कारखानों में काम नहीं करेंगे, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद 1882 में स्थानीय स्वशासन की प्रथम बार शुरुआत। तो क्वेश्चन बनेगा कि स्थानीय स्वशासन की प्रथम बार शुरुआत कब हुई? 1882 में। किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। और स्थानीय स्वशासन का अगर जनक पूछा जाए तो भी लॉर्ड रिपन है, क्योंकि पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका आती है। उसके बाद 1883 में इल्बर्ट विल विधेयक पास हुआ, यानी कि क्वेश्चन बने कि इल्बर्ट विल विधेयक कब पास हुआ? 1883 में। किसके कार्यकाल में पास हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पास हुआ। और इस बिल में ये बात कही गई कि अंग्रेज़ों के मामलों की सुनवाई भारतीय जज कर सकेंगे, यानी कि अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट विल विधेयक में क्या था, तो इसमें अंग्रेज़ों के मामलों की सुनवाई भारतीय जज कर सकेंगे। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के विरोध करने पर लॉर्ड रिपन ने इस बिल को वापस ले लिया। और लॉर्ड रिपन को भारतीय उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन बने कि भारतीय उद्धारक के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन के नाम से जाना जाता है। या ये भी पूछा जाए कि सज्जन रिपन, भारतीय उद्धारक जो था उसको सज्जन रिपन भी कहते हैं, या पूछा जाए सज्जन रिपन के नाम से कौन जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन भी सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग कब आया? तो 1882 में आया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की उस टाइम स्थिति बहुत ख़राब थी और प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया कि उनका किस प्रकार से शिक्षण कार्य होगा और कितनी कितनी दूर पर विद्यालय होंगे। तो जो इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो हमने सभी इस वीडियो के अंतर्गत कवर की हैं और अगले के वायसराय हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। इसके बाद हम पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम भारत के अगले वायसरायों की चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।